नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू एस में। मैंने आपको जो मौर्य साम्राज्य था, इसकी पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम और साथ साथ में समाज के बारे में बताया था। तो आज जो बारी है आपकी, वह है कला। मौर्य साम्राज्य के समय कला कैसी थी, कला के पैटर्न, जो कला का विकास हुआ हड़प्पा के बाद हुआ मौर्य साम्राज्य में ही, तो इसी को आज देखना है। इसमें लैंग्वेज बहुत टफ रहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कला वाला पोर्शन है समझने में तो आसान होते हैं, लेकिन जो शब्द रहते हैं काफी टफ, क्लिष्ट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अलंकृत करना, सुसज्जित, मनोहारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल आता है। जब भी आप लिखेंगे तो आपको आर्ट्स और कला में भाषा पे विशेष ध्यान रखना है। और जो मौर्य कला है सबसे इम्पोर्टेंट है पूरा मौर्य साम्राज्य में। बीपीएससी के लिए ये सिलेबस में है, बीपीएससी का फिक्स है, पूछता है। यूपीएससी में, अदर सिविल सर्विस एग्जाम में, जितने भी स्टेट के सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। इसलिए इसे अच्छे से समझिएगा, भाषा का जो है इस्तेमाल करिएगा आप। तो आज हमारा फोकस है मौर्य साम्राज्य का कला। तो मौर्य साम्राज्य में कला कैसी थी, कला के कितने रूप थे, उस पर ध्यान देंगे। देखिए, मौर्य कला, मौर्य कालीन कला अर्थात आर्ट्स कैसे थे। तो कला का विकास जो था हड़प्पा हुआ। इसके बाद हम जो जो पीरियड पढ़ रहे थे इतिहास में, हड़प्पा, फिर वैदिक काल आ गए थे, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। तो कला का कोई विशेष विकास नहीं होता, सीधा हड़प्पा के बाद जो कला का विकास हुआ है मौर्य काल में विकास हुआ है। तो मगध, जो मगध थे, मगध साम्राज्य था, महाजनपद काल थे, उसमें भी कला का विशेष योगदान नहीं है। इसलिए सीधा जो कला का विकास होता है इतिहास में, वो मौर्य काल से ही स्टार्ट होता है मेन। अब इसमें कला के अलग अलग भाग थे जो कि हड़प्पा से बिल्कुल अलग थे। आपको डिवीजन करके पढ़ना है। कला में क्या पढ़ेंगे आप, मौर्य काल में जो कला थी इसमें आपको पढ़ना है, ऐसे लिखेंगे आप, राजप्रसाद अर्थात महल, समझने के लिए महल। फिर पढ़ना है आपको स्तंभ, पुनः स्तूप। फिर आपको पढ़ना है, स्तूप के बाद है गुहा, गुफा निर्माण, गुहा विहार। फिर आपको यहाँ पढ़ना है मूर्ति कला और टेराकोटा की वस्तु, टेराकोटा की वस्तु। तो यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको महल के बारे में बताना है, कम से कम सब में 3-4 लाइन लिखना ही आपको। स्तंभ के बारे में, स्तूप, गुहा विहार, मूर्ति कला, टेराकोटा। तो हड़प्पा से तो मिलता जुलता है काफी सारा इसमें, लेकिन राजमहल के बारे में स्पष्ट नहीं है हड़प्पा में। फिर स्तंभ नहीं मिलेंगे आपको हड़प्पा में, स्तूप नहीं मिलेंगे, स्तूप बिल्कुल मौर्य काल, स्तंभ स्तूप दोनों मौर्य काल की देन है। गुहा विहार नहीं मिलेंगे आपको, हाँ मूर्ति कला मिलेगी आपको हड़प्पा में, टेराकोटा की वस्तु हड़प्पा में मिलेगी। बाकी जो आप देखते हैं मगध जनपद, महाजनपद काल जो था आपका, बौद्ध काल, वो सब में आपको टेराकोटा की वस्तु मूर्ति तो मिलेगी, बाकी सब नहीं मिलेंगे। तो आपको एक लाइन में लिखना है कि मौर्य काल में जो कला का विकास हुआ था हड़प्पा काल के बाद का विकास था, और यहाँ से भारत का जो कला था वास्तविक रूप से विकास हुआ। बाद में इसी कला का जो पैटर्न प्रतिरूप था अन्य साम्राज्य जो बाद के काल में आए थे उन्होंने अपनाया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहीं पे समझ लीजिए, जैसे गुहा विहार है, इस गुहा विहार अर्थात गुफा, चट्टानों को काट के जो गुफा बनाया जाता था, ये दक्षिण भारत में अगर आप नाम सुनते होंगे अजंता व एल्लोरा की गुफा। तो इसकी पृष्ठभूमि तो पहले से मौर्य काल में तैयार हो गई थी। तो गुहा विहार निर्माण लगातार 1000 साल तक चलते आया था। तो इसका निर्माण मौर्य कालियों की देन थी कि दक्कन में भी, दक्षिण में, दक्कन अर्थात दक्षिण में भी जो गुफा का निर्माण होने लगा। तो इसमें मूर्ति कला में भी और बारीकी तरीके से जो अन्वेषण हुए, लगातार विकास की ओर मूर्ति कला का डेवलपमेंट हो रहा था। तो इसकी भी देन है मौर्य काल की। इसी में हमको देखना है। सबसे पहले देखिए, वीडियो काफी बड़ा होगा, बस आपको धैर्य बना के रखना है और समझना है। सबसे पहला है राज प्रसाद अर्थात महल।
तो मैं इरेज कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप कि आपको यही पढ़ना है। और कुछ आलोचना अगर पूछता है तो आलोचना भी करना है। कला की विशेष आलोचना नहीं की जाती है, 2-3 लाइन में कला का आलोचना किया जाएगा, क्योंकि आर्ट्स है, स्वदेशी है। सबसे पहले आप बताएंगे राजप्रसाद महल। कहाँ था महल? मेघनाथ स्मिथ महल के बारे में जानकारी देता है। पाटलिपुत्र का इस्तेमाल करता है वो यूनानी भाषा में। तो पाटलिपुत्र में था राजमहल। वर्तमान में राजमहल कहाँ है? तो इसके अवशेष बोलेंगे जो पटना है, बिहार का पटना जो आपकी राजधानी है, इसके कुम्हार में। ये जगह नोट करना है आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। यहाँ पे बोलेंगे राजमहल जो था कुम्हार में मिला है। राजमहल बने किस चीज से थे? बोलेंगे बने थे लकड़ी के। देखिए यहाँ पे लकड़ी का राजमहल था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का था। बाद में जो पत्थर उत्थर का प्रयोग किया जाने लगा राजमहल के अन्य भागों में, वो क्या था? आपका अशोक की देन थी। तो बोलेंगे कि महल तो लकड़ी के बने हुए थे। दूसरा फैक्ट बताएंगे आप कि विश्व का सबसे बड़ा महल था। विश्व का सबसे बड़ा महल था, ये मेघना स्नेही बताता है। और इसके बाद बोलेंगे कि राजमहल में 80 स्तंभ वाला एक सभागार था। 80 स्तंभ वाला सभागार, अर्थात सभाएं होती थी। 80 स्तंभ वाला मान लीजिए एक चेंबर कक्षा, अकेले कक्षा, तो पक्का वो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि दरबार की होगा, क्योंकि इतना बड़ा हॉल था जहां राजा बैठता होगा, दरबारी लोग बैठते थे। तो 80 स्तंभ वाला सभागार था। और ये स्तंभ क्या है? आज भी मिल जाते हैं कुम्हार में। पाषाण से बने हुए थे, तो पत्थर, अर्थात पत्थरों से बने हुए स्तंभ थे। एक सिंगल पत्थर को काट के बनाया जाता था। ये स्तंभ अलग से हमको देखना है। अभी आपको समझना है कि 80 स्तंभ वाला, 80 पत्थरों से बना हुआ पाषाण वाला एक सभागार था, जहाँ पे मीटिंग चलती थी राज दरबारियों की। राजा चेयरमैन करता था, अर्थात अध्यक्ष था। फिर बोलेंगे आप राजमहल जो था पाटलिपुत्र में था। इसके चारों साइड क्या थी आपकी? तो चारों तरफ बोलेंगे पार्क था। चारों साइड में इसके पार्क होता था। अब पार्क से हरे पेड़ पौधे होंगे, हरे भरे वृक्ष होंगे यहाँ पे। इस पार्क में फिर बोलेंगे आप कि तोता, तीतर, मोर जैसे पक्षी थे। तो पार्क की सुंदरता बढ़ जाती थी। पुनः इसी के प्रांगण में जो राजमहल था, इसी के प्रांगण में तालाब भी हुआ करता था। तालाब थे, तालाब में मछलियां थी। ये तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि राजमहल लकड़ी का बना हुआ था, विश्व का सबसे बड़ा महल था, 80 स्तंभ वाला सभागार थे, पाटलिपुत्र में था। चारों तरफ इस राजमहल के पार्क थे, जिसमें तोता, तीतर, मोर, पक्षी मिलते हैं। तालाब थे, मछलियां थी तालाब में। तो ये लकड़ी का प्रयोग यहाँ पे, कि लकड़ी का प्रयोग पहले हुआ, इसके बाद पत्थरों का प्रयोग हुआ। तो पत्थर का प्रयोग बाद में हुआ। ऐसा क्यों? कि गंगा की घाटी में लकड़ी समाप्त हो गए होंगे। जो गंगा की घाटी है, जनसंख्या बढ़ी तो लकड़ी धीरे धीरे समाप्त हुए होंगे, और उसके जगह पे क्या हो गया? पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। पहला कारण कि पत्थर का प्रयोग हुआ। छोटा नागपुर के पठार से पत्थर मिल जाते थे। तो लकड़ी, जनसंख्या बढ़ने के कारण धीरे धीरे लकड़ी समाप्त हो गई होगी। इसके बाद है पत्थरों के ऊपर डिपेंड हो गए। दूसरा क्या था? ईरान में सुसा साम्राज्य था। जो ईरान है आज, फारस उस समय हुआ करता था। ईरान में सुसा साम्राज्य था। इन्होंने पत्थरों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था अपने जो भी कलाकृति थे भवन निर्माण में। तो सुसा साम्राज्य हुआ करता था। इस सुसा साम्राज्य के साथ में मौर्य साम्राज्य का संबंध था। तो मौर्यों का संबंध था। इस संबंध के कारण क्या था? जो सुसा साम्राज्य था ये पत्थरों का प्रयोग कर रहा था, पाषाणों का। रिजल्ट ये रहा कि मौर्य साम्राज्य का भी संपर्क था, इन्होंने भी पत्थरों का बाद में प्रयोग करने लगा। तो कहीं ना कहीं जो ईरान की कला थी उससे भी मौर्य कला प्रभावित हुई थी। तो आपको ये थोड़ा बताना है राजमहल के बारे में।
नेक्स्ट में हम देखते हैं स्तंभ। इस कला का सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका वो है स्तंभ, अशोक का स्तंभ। मैंने आपको स्तंभ के बारे में पहले भी बताया वीडियो में, अशोक के अभिलेख वाले वीडियो में देखिएगा। फिर भी एक स्तंभ का कला से जोड़ना है हमको। कला से जोड़ना है आपको स्तंभ। स्तंभ क्या था? एक पत्थर है, एक अकेला एकाश पत्थर। अब देखिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, एकाश पत्थर अर्थात एलॉन, सिंगल पत्थर। तो सिंगल पत्थरों को काट के बनाया गया स्तंभ है। ऐसे स्तंभ अशोक बनवाता था। क्यों बनाता था? पहला मेजर कारण जो स्तंभ थे बोलेंगे, धर्म का प्रचार। जो अशोक का धर्म प्रचार था, धर्म के प्रचार के लिए बनाता था अशोक। तो अलग अलग जगह स्तंभ मिले हैं। और बोलेंगे एकाश पत्थर का बना हुआ था, धर्म के प्रचार के लिए था। थर्ड बोलेंगे आप अच्छे से पॉलिश किया हुआ था। अब अच्छे से पॉलिश था, ऐसा पॉलिश था कि इसकी चमक आज तक बरकरार है। ऐसा पॉलिश कहीं नहीं मिला है। उस जो पॉलिश को ओप बोलते थे, तो अच्छे से पॉलिश किया हुआ था। पॉलिश का नाम था ओप। समय के साथ पॉलिश निर्माण की जो कला है वो समाप्त हो गई। तो इक्यासी पत्थर का बना है, लेकिन देखिए पॉलिश बेल तरीके से थी, शीशे की तरह चमकती थी। ये अपना दर्पण उसमें दिख जाता था। अगर आप पॉलिश के सामने, ये स्तंभ के सामने खड़े रहते थे तो शीशा की तरह चमकता था। उसमें आप अपना प्रतिबिंब दर्पण देख सकते थे दर्पण में। चौथे नंबर पे बोलेंगे कि जो पत्थर थे ये आपके 15 मीटर की ऊंचाई तक थे। इतने बड़े बड़े पत्थर, एकाश पत्थर, कहीं पे भी काट छाट कुछ नहीं था कि जोड़, कहीं भी जोड़ नहीं थे। सिंगल एलॉन पत्थर है, इसलिए एकाश पत्थर का इस्तेमाल कर रहा है। पांचवें बने किस चीज से थे? तो बोलेंगे आपका दो जगह से पत्थर मिलते थे। देखेंगे कि पत्थर जो थे दो जगह से मिलते थे। एक बोलना है आपको चुनार। कहाँ है चुनार? बनारस के पास है, अर्थात वाराणसी। दूसरा क्या है? मथुरा। तो बनारस से जो पत्थर मिलता था, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। और मथुरा से क्या मिलता था? सफेद लाल दाग वाले, सफेद व लाल दाग वाले, ये दो पत्थर प्राप्त होते थे। पत्थरों को लाया जाता था चुनार से या मथुरा से। फिर तक्षशिला से विद्वान आते थे। जो शिल्पकार के विद्वान थे, कहाँ से आते थे? तक्षशिला। तक्षशिला से शिल्पकार आते थे। इन पत्थरों को काट के एकाश पत्थर बनाते थे, अर्थात स्तंभ बनाते थे। तो पत्थरों के बारे में आपको थोड़ा लिखना है कि चुनार से लाल बलुआ पत्थर को लाया जाता था, मथुरा से सफेद लाल दाग वाले पत्थर को इस्तेमाल किया जाता था। पत्थरों की अच्छे तरीके से पॉलिश की जाती थी। शिल्पकार जो थे तक्षशिला से आते थे। और अशोक ने क्यों बनवाया था? धर्म प्रचार के लिए बनाया था। भारत के अलग अलग जगह मिले हैं, मैंने इसको आपको बताया था। ऐसे 7 स्तंभ हैं, अलग अलग जगह हैं। तो इसमें से जब बिहार के संदर्भ में पूछेगा तो कुछ बिहार का बताना है। जब यूपी पीसीएस का पूछेगा तो यूपी के संदर्भ में बताना होगा। तो फिलहाल आप देखिए बिहार में जो बीपीएससी है उसके लिए, यहाँ पे बिहार के लिए बताना है। ऐसे 4 स्तंभ बिहार के अलग अलग जगह मिले हैं। वह है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली जिले में। तो क्या बताएंगे आप? पहला स्तंभ जो बिहार में मिले हैं, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़। सेकेंड नंबर पे लोरिया अरेराज, लोरिया अरेराज। चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आप बोलेंगे रामपुरवा। चौथे नंबर पे बसाड़। ये बसाड़ वैशाली में है, बाकी ये चंपारण में है, चंपारण के लिए। इसमें से ये करेंगे आप पश्चिम, ये दोनों है पश्चिम चंपारण में, ये पूर्वी चंपारण में रामपुरवा। तो आपको बताना है बिहार में भी इस तरीके के स्तंभ मिले हैं, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, रामपुरवा, बसाड़। यूपी के संदर्भ में बताना है इलाहाबाद स्तंभ है, इसके बाद दिल्ली टोपरा और दिल्ली मथुरा।
ये आपका हो गया स्तंभ। एक बार स्तंभ देखते हैं कि स्तंभ की भी विशेषता थी, क्या विशेषता है उसकी अलग से, इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे वो। तो स्तंभ है, पहले इसको बांटना है आपको तीन भाग में, कि स्तंभ के भी तीन भाग हुआ करते थे। बोलेंगे आधार था, बीच वाला भाग मुख्य भाग था, और शीर्ष था। एक बना रहा हूँ स्तंभ, इधर मोटा होते जा रहा है, ऊपर में पतला होते जा रहा है। ये आधार, तो स्तंभ का ये आधार था। ये था मुख्य भाग, तो मेन भाग था, ये हो गया। इसे अशोक की लाट बोलते थे। अशोक की लाट जब भी आएगा आपका, अशोक की लाट क्या, तो जो स्तंभ है उसका मेन भाग हो गया। जो आधार है, टेक है, कहीं ना कहीं तो जमीन पे आखिर गड़ेगा ही, ये जमीन पे रहेगा ही। तो जमीन में जो गाड़ा जाता था जितना हिस्सा, वो था उसका आधार। ये हो गया मुख्य भाग, और ये वाला भाग हो गया शीर्ष। तो स्तंभ क्या है कि आपको बोलना है, नहीं बनेगा तो सीधा ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा, शीर्ष करिएगा आप। ये हो गया मुख्य भाग, और इसको आधार करिएगा, अर्थात टेक जिस पे टिका हो। तो मुख्य भाग, ये आधार हो गया, बेस हो गया, और शीर्ष हो गया। अब शीर्ष पे क्या था, किसी जानवर की कलाकृति की जाती थी, अर्थात कोई ना कोई जानवर इस पे रखा जाता था, या तो फिर पेड़ पौधे फूल की कुछ ना कुछ कृति होती थी शीर्ष पे, यहाँ पे ये वाला पोर्शन। एक एग्जाम्पल है सारनाथ का, बोलेंगे सबसे बेस्ट स्तंभ है सारनाथ स्तंभ। भारत का जो राजकीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्तंभ पे ही लिया गया है। देखेंगे आप, जो राजकीय चिन्ह है भारत का, राजकीय चिन्ह, तो इस पे क्या दिखाई देता है, इस शीर्ष भाग पे आप देखेंगे तो धर्म चक्र दिखाई देगा। धर्म चक्र में 24 तिल्लियां हैं, इस तरीके से गोल सेंटर में 24 तिल्ली बनाना है आपको। फिर क्या है इसी में, कि चार शेर हैं एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। कौन से जानवर हैं, शेर हैं। कितने हैं, चार शेर एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। कभी कभी कॉइन में भी आपको दिखेगा, करेंसी में दिखेगा आपको। तो चार शेर एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं, नीचे में आधार एक बेस जो बना हुआ है, ये सब कहाँ पे है, शीर्ष पे है। फिर जो अब आधार देखेंगे तो इसमें आपको और जानवर दिखाई देंगे। तो जानवर में आपको क्या बोलना है, कि अन्य जानवर थे, यहाँ पे सिंह है, शेर नहीं है, चार सिंह एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। शेर, हाथी, घोड़ा, और एक और लेना है जानवर, वो है सांड। तो ये हो गए जानवरों में, शेर, हाथी, घोड़ा, जो चार सिंह एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं, जस्ट उसके नीचे में है 24 तिलियां हैं। और फिर क्या है, अगर फूल लेना है तो कमल, किस तरीके का कमल था, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे बना रहा हूं मैं, या तो उल्टा कमल या तो सीधा कमल बनाना है आपको। ये कमल जो शीर्ष भाग पे है, या तो फिर उल्टा। तो ऐसे करके एक शीर्ष पे जानवरों के साथ साथ किसी फूल की आकृति जैसे कमल, एग्जाम्पल में देंगे आप, कि शीर्ष पे बने होते थे। तो ऐसे करके आपको स्तंभ के बारे में बताना है। चार स्तंभ तो आप इधर से देख लेंगे, और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप अभिलेख देखेंगे, अशोक का अभिलेख, प्ले लिस्ट पे जाके देखिएगा। अशोक के अभिलेख, उसमें स्तंभ के बारे में और डिटेल से दिया गया है कि कहाँ पाए गए हैं। ये तो कला से संबंधित था, और कहाँ पाए गए वो अलग से है। तो विशेष नहीं है, इतना ही आपको लिखेंगे तो 150 शब्द से ज़्यादा हो जाएगा। कोशिश करिएगा डायग्राम बना के बस रिप्रेजेंट करना है 4 से 5 लाइन में आपको, ठीक है। अब देखिए स्तूप, जो अशोक था उसने 84,000 से अधिक स्तूप बनवाया था। तो स्तूप थे क्या,
थर्ड नंबर पे जो आप पढ़ रहे हैं आर्ट्स और कला में स्तूप। ये स्तूप क्या थे बोलेंगे, गुंडाकार आकृति थी, ऐसे करके गुंबद के आकार का आकृति। ठीक है, किससे बने होते थे बोलेंगे, गुंडाकार आकृति, गुंबद के आकार का। फर्स्ट नंबर किससे बने थे, पाषाण से बने थे अर्थात पत्थरों से बने थे। क्यों बनाए जाते थे, प्रश्न है कि ये क्या करता था, क्यों बने होते थे बोलेंगे, जो महात्मा बुद्ध थे या जो बौद्ध संत थे, जब बौद्ध भिक्षु मर जाते थे तो उनके अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए क्यों बनाए जाते थे बोलेंगे, अवशेष जो थे, अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए। पुनः जो आपको स्तूप दिखाई दे रहा है, इस स्तूप का जो ऊपर वाला पोर्शन है अर्थात ये वाला जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई दंड रख दिया जाता था, अर्थात समझ लीजिए एक छड़ी या छाता रख दिया जाता था, उस पर एक धारी प्रतीक बना दिया जाता था झंडे के रूप में। तो धारी प्रतीक था, तो आध्यात्मिकता का ये प्रदर्शन करता था। तो स्तूप क्या थे बोलेंगे, अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता था। जैसे बौद्ध हैं, महात्मा बुद्ध, ये जब मरे थे तो इनके अवशेष जो थे, इनके लाश समझ लीजिए, तो 8 भागों में इनके अवशेषों को बांटा गया था। 8 भाग में बांटने के बाद क्या हुआ था, प्रत्येक भाग पे स्तूप बने। देखिए बुद्ध मर गए थे, मरने के बाद इनके जो अवशेष थे उसको 8 भागों में बांटा गया था, और प्रत्येक भाग को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके से एक ढांचा बनाया गया था, उसी का नाम था स्तूप। इसका एक धार्मिक प्रतीक बन गया, ये बाद में बौद्ध धर्म से जुड़ गया। ये अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाया था, पूरा अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। भारत से लेके पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक स्तूप थे। अफगानिस्तान में काफी सारा स्तूप जो था समाप्त करने में योगदान था। जो आपके वहाँ पे तालिबान है सत्ता में, तो आतंकी संगठन ने पूरा स्तूप ही समाप्त कर दिया ऑलमोस्ट। फिलहाल अशोक के जो स्तूप हैं अभी भी बहुत सारे सुरक्षित हैं। सुरक्षा रखने का कारण है कि बाद में जो राजा या लोग थे, जहाँ पे बनता था उसकी घेराबंदी कर दी, उसको प्रोटेक्शन देने लग गए, अर्थात इसका संरक्षण करने लग गए, तो बचे हुए हैं। एक है सांची का स्तूप, अब एग्जाम्पल में देना है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है बोलेंगे, भोपाल के पास है। भोपाल के पास विदिशा एक डिस्ट्रिक्ट है अर्थात मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में है। सांची का स्तूप सबसे बेस्ट स्तूप में से एक है। अन्य जगह भी स्तूप है, जैसे सारनाथ में, सारनाथ स्तूप का नाम सुनेंगे, सारनाथ स्तूप। फिर इस साइड बिहार में वैशाली गया में है, तो वैशाली व गया में स्तूप था, अवशेष मिले इसके। अब जब स्तूप था तो इसके चारों साइड क्या था, एक वेदिका बनाई जाती थी। इसको सुरक्षित करने के लिए वेदिका अर्थात घेराबंदी, बाढ़ समझ लीजिए कि खेत के चारों साइड आप क्या करते हैं, जानवर से बचाने के लिए बाढ़ लगा देते हैं, कोई जानवर प्रवेश नहीं करता। तो स्तूप बना लिए, इसके चारों साइड में वेदिका बना दिया जाता था। बाढ़ था एक तरीके से जिसको प्रोटेक्शन दे देता था, संरक्षण करता था। और साथ साथ में इस स्तूप में द्वार भी होते थे, जगह जगह पे द्वार की प्रवेश कर सकते हैं। तो ये है आपका स्तूप, क्या बोलेंगे स्तूप कि कुंडाकार आकृति था। जो बुद्ध थे या बौद्ध संत थे या बौद्ध धर्म से जुड़े भिक्षु, उनके अवशेषों को सुरक्षित करने के लिए बनाया जाता था। जो इसका शीर्ष भाग था स्तूप का, उसमें बोलेंगे एक दंड रखा जाता था या छाता नुमा आकृति थी, जो धार्मिक या आध्यात्मिकता का प्रतीक था। पाषाण से बने होते थे। क्यों बनाए जाते थे, अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए। अशोक ने ऐसे 84,000 स्तूप बनाए, कहाँ तक, बिहार से लेके अफगानिस्तान तक स्तूप थे। भोपाल के पास सांची का स्तूप है, स्तूप, सारनाथ स्तूप वैशाली गया जिला में। तो अगला क्या है इसमें आपका, देखते हैं अगला, गुहा, गुहा बिहार। जो गुफा निर्माण की कला थी मौर्य कला में विकसित हुई, बाद में दक्षिण भारत में गुफा निर्माण की कला का विकास हुआ। जो अजंता एलोरा की गुफा है वर्ल्ड फेमस है, ये आपकी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है।
कलात्मक कृतियों में। तो किसकी देन है गुफा निर्माण की? मौर्यकालीन कला की। गुफाओं को काटा जाता था, अच्छे से पॉलिश किया जाता था। इसके बाद आजीविक संप्रदाय हो या बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हो जाता था। या तो वो चैत्य के रूप में, पूजा गृह के रूप में काम करते थे, या तो मीटिंग के रूप में काम करते थे। तो चौथे नंबर पे है गुहा विहार, या लिखेंगे गुहा निर्माण। गुहा निर्माण, तो ये है आपका मौर्यकालीन कला का सबसे प्रमुख निर्माण स्थापत्य में था। बोलेंगे गुहा निर्माण कहाँ पे है, तो गया व राजगीर में देखने को मिलते हैं। गुहा का नाम लिखेंगे आप, अर्थात गुफा का बराबर की पहाड़ी में, जिस पहाड़ी को काट के बनाया गया था, तो बराबर की पहाड़ी और नागा अर्जुनी पहाड़ी, ये दो पहाड़ी थे, नागा अर्जुनी की पहाड़ी, इसको काट के बनाए गए थे। ये बिहार में देखने को मिलते हैं आपके दोनों पोर्शन। बाद में और भी गुफाओं का निर्माण हुआ, जैसे सतपर्णी की गुफा, सतपर्णी गुफा। इसके बाद आपका जो है, इस गुफाओं में दो पोर्शन करेंगे आप, लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा की गुफा। अन्य गुफा का नाम है, जो एक अन्य नाम है उसका नाम है सोन भंडार की गुफा। ये है, आपको बताना है पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, नागा अर्जुनी की पहाड़ी, जो कि गया और राजगीर में है। बराबर की पहाड़ी कर लीजिए, राजगीर में, नागा अर्जुनी पहाड़ी गया में। इसमें देखने को मिलते हैं सतपर्णी की गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा की गुफा, सोन भंडार की गुफाएं। ऐसे गुफाएं एक ही पहाड़ी में काट काट के बनाए गए हैं। अब क्यों बनाते थे, कुछ कारण थे बनाने के। लिखेंगे आजीवक संप्रदाय को, जो आजीवक थे, एक संप्रदाय था, आजीवकों को दान में दिए गए थे कि वो रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं वहां पे। दूसरा बोलेंगे चैत्य के रूप में काम करता था, अर्थात पूजा गृह के रूप में था, पूजा पाठ करने का एक गुफा जहाँ पे शांति तरीके से कर सकते हैं। चैत्य बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ पूजा स्थल है, बौद्ध धर्म से जुड़ा पूजा स्थल है। थर्ड नंबर क्या बोलेंगे, सभाओं के रूप में भी प्रयोग होते थे, कि अगर सभा करनी है, कोई मीटिंग करने है, तो वो कर सकते हैं। इस तरीके से गुहाओं का निर्माण किसके काल में चला, तो अशोक के काल में स्टार्ट हुआ था। बाद में अशोक का जो पोता था दशरथ, इसने भी गुफाओं के निर्माण में योगदान दिया। तो अशोक और उसका पोता दशरथ। अब विशेषता सेम लिखेंगे, क्या विशेषता थी, तो विशेषता आप लिखेंगे कि अच्छे से पॉलिश किए हुए थे। तो अच्छे से पॉलिश किए थे, जो कटिंग थी बारीकी से कटिंग की हुई थी, अतः कुछ कटिंग किए थे, कुछ तरीके से पत्थरों को काटा गया था और पॉलिश किया गया था। तो खुरदरे सपाट क्षेत्र नहीं थे कि उबड़ खाबड़, एकदम प्लेन थे, शीशे की तरह चमकते थे। मौर्य काल की विशेष खूबियत थी पॉलिश। कुछ भी चीज़ हो, मूर्ति निर्माण हो, स्तंभ हो या गुफा हो, तो सबको पॉलिश किया जाता था, तो शीशे की तरह चमकते थे। ये लिखना है आपको, पहाड़ियों के बारे में ऐसे बताना है, कुछ गुफाओं का नाम डाल सकते हैं। अगर दो गुफा भी आपको याद है तो कोई बात नहीं, कारण कुछ ऐसे लिखना है कि क्या, क्यों बनाए जाते थे, और कुछ विशेषता आप लिख दीजिएगा। तो ये है, बाद में आपको इसमें ये लाइन लिखना होगा कि गुफा निर्माण के बाद में परंपरा दक्कन की ओर गई थी, तो ये मौर्यकालीन कला का प्रभाव था। नेक्स्ट स्टेज में देखिए, जो पांचवा है इसमें, वो है मूर्ति कला। मूर्ति निर्माण की कला मौर्य काल में दोनों प्रकार की थी, धार्मिक प्रवृत्ति की और गैर धार्मिक, अर्थात अध्यात्मिक भी था और नॉन स्पिरिचुअल टाइप भी थे। तो स्पिरिचुअल नॉन स्पिरिचुअल दोनों टाइप की मूर्तियों का निर्माण होता था।
तो मूर्ति में क्या लिखेंगे आप 5वें पे? मूर्ति। मूर्तियाँ। अब देखिए मूर्तियाँ हैं जो स्टैचू बन रहे हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक स्टैचू बनते हैं। मूर्तियों को दो भाग में आपको डिवीजन करना है पुनः। एक भाग में करेंगे आप आध्यात्मिक वाली मूर्ति, स्पिरिचुअल अर्थात पूजा पाठ से जुड़ा हुआ तो आध्यात्मिक, और दूसरा क्या लिखेंगे गैर आध्यात्मिक। दोनों प्रकार की मूर्तियां मिलती थी। तो आध्यात्मिक मूर्तियां ही मिल रही है, गैर आध्यात्मिक भी मिल रही है। आध्यात्मिक में क्या मूर्ति मिलती थी बोलेंगे? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, जैन साधुओं की, जैन साधुओं की। इसके बाद लिखेंगे यक्षिणियों की मूर्ति। यक्षिणी ये क्या थे? अप्सरा थी एक तरीके से, समझिए देवी के रूप में पूजा जाता था इनको। तो बहुत सुंदर नारी के रूप में इनका दृश्यांकन किया गया है, अंकन किया गया है यक्षिणियों। इधर गैर आध्यात्मिक में आप लिखेंगे मानव की मूर्ति, पशुओं, अन्य जानवरों की लिखेंगे, पौधे की लिख लीजिए, फल फूल, इन सब की क्या थी मूर्ति बनती थी जो गैर आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। अब कुछ कुछ मूर्तियां जो प्राप्त हुई है, लोकेशन उनका डालना होगा, क्या क्या कहाँ से मिले हैं। पहले आप एक लाइन याद कर लीजिए कि कहाँ से मिले हुए हैं। सबसे पहले दीदारगंज। दीदारगंज कहाँ है? पटना में बोलेंगे। दीदारगंज से यश यक्षिणियों की मूर्ति, यश यक्षिणियों की मूर्ति। सेकंड नंबर पे लिख लीजिए लोहानीपुर, ये भी पटना में है। दीदारगंज और लोहानीपुर दोनों बिहार के पटना में है। लोहानीपुर से लिखेंगे कायो उत्सर्ग मूर्ति, कायो उत्सर्ग, कायो उत्सर्ग अर्थात काय प्लस उत्सर्ग है शरीर का एक ढांचा निर्माण। तो काय उत्सर्ग मुद्रा मिला है। किसकी मुद्रा है बोलेंगे? जैन साधु की मुद्रा है। जैन साधुओं की नग्न अवस्था में मूर्ति मिली है जैन साधुओं की। दिगंबर जैन साधु होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते। तो जैन का दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं जैन साधु, और दिगंबर नग्न रहते हैं, किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते। तो लोहानीपुर से काय पुस्तक मुद्रा में मूर्तियां मिली है। किसकी मूर्ति मिली है लिखेंगे आप? जैन साधुओं की मूर्ति मिली है, या सीधा लिखिए जैन साधुओं की मूर्ति लोहानीपुर से मिली है, या लिखेंगे लोहानीपुर से दिगंबर की मूर्तियां मिली है। थर्ड नंबर पे लिखिए धौली। कहाँ है धौली? उड़ीसा में। धौली है उड़ीसा में, यहाँ कर लीजिएगा उड़ीसा। यहाँ से कौन सी मूर्तियां मिली है तो बोलेंगे हाथी की मूर्ति मिली है, हाथी की मूर्ति मिली है। फिर परखम चौथे नंबर पर कहाँ है? मथुरा के पास है। तो मथुरा के पास से भी मूर्तियां मिली है। पुनः बेशनगर है मध्य प्रदेश का, बेशनगर एमपी में मूर्ति मिली है। तो ये सब मूर्तियां, बेशनगर में भी यक्षिणियों की मूर्ति मिली है, यक्षिणियों की मूर्ति मिली है। तो आपको दिख रहा है ये जगह है और मूर्तियां। तो जगह कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसमें से दो तीन लाइन को लिखना है। बिहार के संदर्भ में इन दोनों को लिखना है, लोहानीपुर और दीदारगंज का उल्लेख करना है आपको। बीपीएससी में पूछता ही पूछता है, हर एक दो साल में आते हैं। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण या मौर्य कालीन कला। तो पहले तो मूर्ति का आप ऐसे क्लासिफिकेशन कर देंगे, दो टाइप की मूर्ति थी निर्माण होता था। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की मूर्तियां, गैर आध्यात्मिक प्रवृत्ति की मूर्ति। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की मूर्तियां बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मूर्ति, जैन साधुओं की मूर्ति मिलती थी। पुनः यक्षिणियों की मूर्ति मिलती है जैन आध्यात्मिक मूर्ति में। गैर आध्यात्मिक में मानव की, पशुओं की, पौधे फल फूल की, जड़ी बूटियों की मूर्तियां मिलती है। दीदारगंज से यक्षिणियों की मूर्ति, लोहानीपुर से कायस्वर मुद्रा मूर्ति, धौली उड़ीसा से हाथी की मूर्ति है, परखम से भी मूर्ति, और बेशनगर में यक्षिणियों की मूर्ति मिलती है। ये अलग अलग भारत के क्षेत्रों में मिले हैं। तो कुल मिला के आप लिखेंगे जो मूर्तियों का निर्माण हो रहा था, पटना से लेके तक्षशिला तक मूर्तियों का निर्माण हो रहा था। मूर्ति निर्माण की कोई विशिष्ट कला नहीं थी मौर्य काल में। अगर मूर्ति निर्माण ही पूछेगा ओनली, तो मूर्ति कला में ही आपको 200 सब लिखने पड़ेंगे।
क्या बोलेंगे आप? पाटलिपुत्र से, उतना लिखने के बाद पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक। तक्षशिला कहाँ? पेशावर वाला इलाका, करंट में पाकिस्तान। तो तक्षशिला तक मूर्तियों का निर्माण हो रहा था। मूर्तियों का निर्माण हो रहा था। कहाँ से कहाँ तक? तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक। पुनः सेकंड नंबर पे बोलेंगे, जो मूर्तियां हैं वो पत्थर की, लकड़ी की तो मिलती है लेकिन धातु की नहीं मिलती। बोलेंगे लकड़ी, पत्थर और लकड़ी की मूर्ति मिलती है, लेकिन किसी प्रकार का धातु का मूर्ति नहीं मिला है। इस लाइन को देखिएगा, क्या बोलेंगे? धातु की मूर्ति नहीं मिली है। कहाँ पे? मौर्य काल में। फिर विशेषता में आप लिख रहे हैं थर्ड नंबर पे, जो मूर्ति थी अच्छे से पॉलिश की हुई थी। क्या लिखेंगे? अच्छे से पॉलिश किए हुए थे। पत्थरों में क्या लिखेंगे? दो तरीके के पत्थरों का प्रयोग होता था। पत्थरों में आप लिखेंगे, एक साइड मथुरा वाला सफेद लाल दाग वाला, दूसरा चुनार वाला पत्थर। जो आपके स्तंभ में प्रयोग हो रहे थे पत्थर, उसी से मूर्ति बन रही थी अगर पत्थर की, तो लिखेंगे मथुरा से सफेद दाग वाले चित्ती दाग, या सफेद दाग वाले लाल पत्थर, लाल पत्थर। तो क्या है? चित्तीदार बोलेंगे अगर बीच बीच में दाग है सफेद लाल पत्थर बीच बीच में, तो चित्तीदार भी बोल सकते हैं इसको, चित्तीदार। पुनः चुनार से क्या है? तो लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ, बल्लू, बालू, लाल रंग का बालू जैसा पत्थर, लाल बलुआ पत्थर बोलते हैं। यहाँ पे बोलेंगे मूर्ति कैसे निर्माण हो रहा था। मूर्ति सांचे में बन रही थी या फिर हाथ से? तो सांचे में भी बनती थी, साथ साथ किसमें बनती थी? तो बोलेंगे आप हाथ से भी, हस्त निर्मित था, हाथ से भी बनते थे। तो इतनी विशेषता लिखने के बाद और भी डाल सकते हैं, जितना अच्छा भाषा रहेगा आपका, भाषा का वर्णन कर सकते हैं आप मूर्ति में। कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे मूर्ति की सजीव भाव अभिव्यक्ति थी, अर्थात सजीवों जैसा ही मिलता जुलता, सजीव की भाव अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति तो उस तरीके से बारीक तरीके से अलंकृत किया गया था, नक्काशी की गई थी। तो ऑनलाइन में आप जोड़ लीजिएगा। फिलहाल जो विशेषता है आपको ये लिखना होगा, कुछ क्षेत्र दिखाने होंगे, जरूरत पड़ेगा तो डायग्राम का इस्तेमाल करिएगा आप, भारत का मैप बना के। तो ऐसे करके मैप में जो लोकेशन है आपका, जरूरत पड़ेगा तो तक्षशिला में दिखाइएगा, बेशनगर मध्य प्रदेश दिखाइए, पाटलिपुत्र का दिखाइए, दीदारगंज, दीदारगंज लोहानीपुर, अगल बगल में ही लोहानीपुर, ऐसे करके। तो ये है आपका मूर्ति, और अंत में जो है टेराकोटा। अब टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा अर्थात मिट्टी, जब इसको अच्छे तरीके से पकाया जाए फिर उसका इस्तेमाल किया जाए विभिन्न प्रकार के आभूषणों में, बर्तनों में, ताबीजों में, मूर्तियों में, ये टेराकोटा कहलाता है। टेराकोटा की वस्तुएं चीन में व्यापक पैमाने पर टेराकोटा की मूर्तियां मिली है, जिसमें सैनिक दिखाया जाता है। काफी सारे मूवी में देखेंगे, चाइनीज मूवी में सैनिकों का एक, हजारों सैनिकों का झुंड, वो टेराकोटा की मूर्तियां हैं। तो टेराकोटा, टेराकोटा तो हर कलाकृति में आपको प्राचीन काल का लिखना ही है, जितने भी साम्राज्य हैं। टेराकोटा क्या है? पत्थर, ये सॉरी, मृदा को, अर्थात जो मिट्टी है, मृदा को अच्छी तरीके से पकाया जाता है। तो आग में मृदा को पका के जो तैयार होता था उसको टेराकोटा बोलते थे। टेराकोटा की आप लिखेंगे मूर्तियां, मूर्तियां बनती थी, आभूषण बनते थे, बर्तन बनते थे, खिलौने, फिर क्या बोलेंगे? खिलौने के बाद अन्य जानवरों की आकृति, तो जानवरों की कलाकृति बनाई जाती थी। तो पहले तो हम देख रहे थे कि बर्तन व्यापक पैमाने पर टेराकोटा के प्रयोग हो रहे थे।
अब मूर्ति जो थी ये भी प्रयोग हो रहे थे बनाने में, तो आपके हड़प्पा काल से टेराकोटा की वस्तुएं मिली है। हर काल मिले हैं, महाजनपद काल हो, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बाद में भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें 3-4 लाइन लिख दीजिएगा टेराकोटा के। अब जानवरों में लिखिएगा कि हाथी वाले, इसमें लिखना है जैसे पहिया का, विशेष रूप से जो पहिया है, पहिया वाले खिलौने बनते थे। अब उस खिलौने को कौन खींच रहा है? पहिया लगे हुए हैं, उसको बोल रहा है हाथी खींचते थे, अर्थात पहिया ये, और पहिए को कौन खींच रहा है? एक हाथी खींच रहा है। तो जो भी है, पहिया लगा हुआ हाथी उल्टा बना लीजिएगा इसको अच्छे से, तो दिखाना होगा कि ये। अगर आभूषण में डालना है तो लिखिएगा ताबीज, झुमके, मनके, ऐसे करके। और फिर है मूर्तियों में, फिर से यश यश्वियों की मूर्ति दिखाइएगा, मानव की मूर्तियाँ, मानव की मूर्ति, यश यश्वियों की भी टेराकोटा की मूर्ति मिली है, यश यश्वियों की मूर्ति। तो ये है आपका मौर्यकालीन कला। वीडियो काफी लंबा हो गया, फिर भी कोशिश करिएगा मौर्य कला में भाषा का उचित रूप से प्रयोग करें। क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग नहीं करना है, भाषा को सुंदर रूप में लिखना है और अपनी खुद के विचार प्रकट करना है। इसमें एक बार कंसेप्ट समझने के बाद जरूरत पड़ेगा तो मैप में भी टैगिंग कर सकते हैं आप कि कौन सा स्तंभ कहाँ प्राप्त हुआ है, कौन सी मूर्तियाँ कहाँ पे मिली है। तो इसमें आपको अब क्या करना है, कला का कुछ आलोचना भी करना है। मौर्यकालीन जो कला है, इतना जब आप लिख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आलोचना भी करना पड़ता है। अगर पूछेगा आलोचना करने के तब करना है, क्या आलोचना करना है कि ईरानी कला का प्रभाव था, ईरानी कला का प्रभाव, प्रभाव मौर्य कला पे पड़ा, ये लिखना है। देखिए स्तंभ वाला देखते हैं कैसे था, जो ईरान में था, ईरान में भी स्तंभ बनते हैं, ठीक है, स्तंभ बन रहे हैं। स्तंभ के 3 भाग होते थे, लेकिन वो अच्छे से पॉलिश करने के बाद भी इस स्तंभ पे, ईरानी कला में जो स्तंभ बनता था उस पे किसी पेड़ के, पौधे के या जानवरों की फूल पत्ती, तो पेड़ पौधे हम फूल पत्ती उसकी नक्काशी कर दी जाती थी। ये जो स्तंभ दिख रहा है, स्तंभ का मुख्य भाग, इस पे कलाकृति की जाती थी। अर्थात मान लेते हैं कोई फूल बना दिया गया हो, कोई पत्ती बना दिया गया हो, एक लीफ है, लीफ को ऐसे करके डिजाइन कर दिया गया हो, या फिर कुछ इस तरीके से कलाकृति कर दी गई हो। लेकिन जो मौर्य कला था, स्तंभ भले यहाँ से लिया हो, ईरान से लिया गया हो स्तंभ का, लेकिन नक्काशी बिल्कुल नहीं किया जाता था, बल्कि उस पर अभिलेख खुदे होते थे, अभिलेख लिखे रहते थे। तो स्तंभ पे अभिलेख मिलते थे, तो पेड़ पौधे जानवर की आकृति नहीं दिखती थी। हाँ, स्तंभ का कॉपी हो सकता है किया हो। पुनः राजमहल में, जो राजमहल में बाद में क्या था, पत्थरों का प्रयोग हो रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन जो पत्थर बाद में प्रयोग हो रहे थे वो कहाँ से प्रभावित थे, तो ईरानी कला से प्रभावित थे। ईरान में पत्थरों का व्यापक रूप में प्रयोग किया जा रहा था स्तंभ में, महलों में, तो मौर्य कला पर भी इसका प्रभाव पड़ा और बाद में पत्थरों का प्रयोग अशोक के काल में दिखाई देता है। बस 2 लाइन में आलोचना करना है। मौर्य कला एक स्वदेशी कला थी, जिसपे क्या था, आपका ईरान का हल्का थोड़ा सा प्रभाव था, लेकिन पूरा कंप्लीटली नहीं था। तो आपको इसको डिवीजन करके पढ़ना है। जो शब्द रहते हैं इसको अपने आप भाषा में व्यक्त करेंगे, कोशिश करेंगे अलंकृत करने का, सुसज्जित शब्दों का इस्तेमाल करें, ऊंच कोटि के शब्दों का इस्तेमाल हमेशा कला वाले सेक्टर में करेंगे। तो आपकी अगर हिंदी पे कमांड अच्छी है तो बेल तरीके से आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप बार बार प्रैक्टिस करके कुछ शब्दों को एक जगह एकत्रित करके लिख सकते हैं। तो मौर्य कला, इसके बाद जो भी कला है इसमें से एक ना एक आएंगे।